नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में दिख रहे राजनीतिक उथल पुथल की कहानियों के ऊपर, क्योंकि वहां से जो संकेत आ रहे हैं बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत आ रहे हैं। इस समय जब महाराष्ट्र डूब रहा है, आपने देखा कि रायगढ़ में भूस्खलन से अब तक कम से कम 26 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई जो है कि वो जल प्रभावित हो चुकी है। वैसे स्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वपरिवार दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह मुलाकात बाढ़ से निपटने की है? नहीं, ये तो एक फैमिली मीटिंग जैसी स्थिति दिख रही थी। मित्रों, चुनौती कहां से आ रही है? चुनौती आ रही है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने जो राजनीतिक बिसात महाराष्ट्र में बिछाई। पहले उद्धव ठाकरे गुट को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। वह प्रयास कोई राजनीतिक लाभ देता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि अब एकनाथ शिंदे बोझ बनते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज, अजित पवार को तोड़कर यह प्रयास था कि शरद पवार के वोट को अपने तरफ ले आए। लेकिन स्थिति यह है कि सी वोटर के सर्वे में कहा गया कि अजित पवार परंपरागत तौर पर शरद पवार के केवल 20% मैक्सिमम वोटों को खींच कर ला सकते हैं। यानी शरद पवार अभी भी अपने परंपरागत वोटरों के 80% वोटों पर बैठे हुए हैं। यानी ये जो टक्कर है महाराष्ट्र की मित्रों, वो टक्कर है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति की, और दूसरी तरफ भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की रणनीतियों के बीच में। और इन सब के बीच में लगातार जो चर्चा का विषय बनी हुआ है वो है, क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अजित पवार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? वो भी एकनाथ शिंदे को हटाकर अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए और समझिए महाराष्ट्र की राजनीति के एक एक घटनाओं को, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जो कि 80 लोकसभा सीटें देता है लोकसभा में, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा लोकसभा की कोई जगह है तो वह है महाराष्ट्र, जहाँ से 48 लोकसभा सीटें। और मित्रों, पिछले लोकसभा चुनाव में, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में एनडीए 48 में से 41 सीटें अपने साथ ले आई थी। लेकिन ध्यान रहे, वो दौर कोई और था, वो जमाना कोई और था, चूंकि उस समय उद्धव ठाकरे, जी हाँ, शिवसेना के उद्धव ठाकरे एनडीए में थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे एनडीए में नहीं है। अब एनडीए में है उद्धव ठाकरे से टूटे हुए एकनाथ शिंदे, जो अब तक कोई भी करिश्मा करने में असफल रहे। और एकनाथ शिंदे के ऊपर संकट के बादल तो 2 जुलाई से ही लहराने लगे थे। उसी समय से माना जा रहा था कि उनके मुख्यमंत्री पद की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को यह डर था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद तमाम तरह की जो संवैधानिक स्थितियां बनी हैं, वहाँ पे एक तो एकनाथ शिंदे समूह के लोगों के ऊपर विधायकों के अयोग्यता का मामला, दल बदल से संबंधित मामले में वो अयोग्य हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाइंग हो सकते हैं। ये तो पहला मामला है। लेकिन दूसरी जो नई स्थिति आ रही है उभर कर, कि वो कोई वोट नहीं ले पा रहे हैं। यानी अब तक अगर एकनाथ शिंदे समूह उद्धव ठाकरे के समूह का कोई वोट लाते हैं, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी होते और भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है इन कैन प्रकार उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने का। लेकिन पिछले 1 वर्षों में तमाम जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे, उन चुनाव में हम लोग ने देखा है कि एकनाथ शिंदे गुट प्लस बीजेपी उन चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारी है। और उद्धव ठाकरे, जिनके पास ना तो पार्टी का सिंबल है ना तो पार्टी का नाम है, चुनाव में वो लगातार जीतते चले जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में एकनाथ शिंदे की क्या उपादेयता है और उनकी घटती उपादेयता को लेकर ही प्रधानमंत्री जी ने जब 27 जून को सबसे ज़्यादा कठोर हमले किए थे अजित पवार के ऊपर, कि वो 70,000 करोड़ के जो है कि सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं, वो एक तरह से सहकारिता घोटाले के आरोपी हैं। तमाम घोटाले के आरोपों के बावजूद भी 2 जुलाई को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। और बाद की स्थिति आप लोग जान रहे हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय का पद दिया गया था देवेंद्र फडणवीस से छीनकर। आज जो दिन है मित्रों, आज एक तरह से जन्मदिन है देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और आज जन्मदिन है
64वां जन्मदिन मना रहे हैं अजीत पवार, उनका भी जन्मदिन है। यानी महाराष्ट्र में इस समय एकनाथ शिंदे के नीचे जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों के आज जन्मदिन है। लेकिन स्थिति देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो कभी मुख्यमंत्री रहे 2014 से 2019 तक, पहले तो उन्हें एकनाथ शिंदे के अधीन जो है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर रहना पड़ा, और अजीत पवार ने बाद में वो आए तो अजीत पवार को उनसे छीनकर वित्त मंत्रालय दिया गया, और अब स्थिति ये बन रही है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का प्रयास क्या है मित्रों? अमित शाह जी ये प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी अपनी रणनीति में ये प्रयास कर रही है कि अगर अजीत पवार अगर इस समय तक केवल एनसीपी के 20% वोट को अगर वो कैच कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके कद में और वृद्धि कर दी जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो हो सकता है कि वो एनसीपी के और बड़े वोट को ला पाए। चूँकि एकनाथ शिंदे शिवसेना ग्रुप का कोई भी वोट ज़्यादा तोड़ पाने में सफल नहीं हुए। जरूर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में मेहनत की, एनडीए ने असली शिवसेना, नकली शिवसेना तमाम मेहनत किए गए, लेकिन असली शिवसेना जनता अभी भी उद्धव ठाकरे को ही मान रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस की भी भूमिका बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से काफ़ी भारी रिस्पांस मिला भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़ी, वहाँ पे कांग्रेस और मजबूत होते हुए दिख रही है। अभी के अगर पुराने गठबंधन को देखते हैं तो उसमें सबसे कम संख्या में, यानी जब अविभाजित शिवसेना थी, जब अविभाजित एनसीपी थी और कांग्रेस, उसमें तीसरे पायदान पे जो है कि कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। और वहीं शरद पवार ने विभाजन के बाद जो चीज़ कहा था उस पर वो टिके हुए हैं कि मैं अपने पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा, और जनता उनके इस बात पर विश्वास कर रही है। जनता अभी भी उनके साथ बनी हुई है, शरद पवार के साथ। तो शरद पवार और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बीच में शाह और मात का जो कि पूरा खेल चल रहा है, उसमें अब तक शरद पवार भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और शरद पवार के पलड़े को हल्का करने के लिए मजबूरन बीजेपी के चाणक्य को यह कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है कि वो कहीं न कहीं और अजीत पवार के कद में वृद्धि करें। मित्रों, अब उप मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया है, उनके मांग पे उन्हें वित्त मंत्रालय उन्हें दे दिया गया है, तो उनके कद में और वृद्धि कैसे की जाएगी? तो उनके कद में और वृद्धि करने के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है, उन्हें महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और इन दावों को कहाँ से जो है कि इस प्रकार की चर्चा कहाँ से शुरू होती है? संजय राउत के बयान देखिए। संजय राउत ने 2 जुलाई को ही कह दिया था कि एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जब वहाँ पे एनसीपी में तोड़फोड़ की स्थिति मची थी। और संजय राउत ने अपने बयान को फिर से, उन्होंने शुक्रवार को जो बयान दिया है, संजय राउत ने खुल के कहा है कि जल्द से जल्द अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने के संभावनाओं के ऊपर जो पर लगे, वो 2 घटनाओं के कारण इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा हो रही है देश में। एक तो अजीत पवार एनसीपी गुट के एक विधायक हैं, अमोल मिटकरी। अमोल मिटकरी ने आज अजीत पवार को 64वें जन्मदिन की बधाई देते हुए जो टिप्पणी लिखी है, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अजीत पवार जल्द से जल्द जो है कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा है, मैं अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले रहा हूँ बहुत जल्द, और बहुत जल्द महाराष्ट्र अजीत पर्व मनाएगा। यानी अजीत पवार गुट ने अपनी मंशा बिल्कुल डंके के चोट पे स्पष्ट कर दिया है कि अजीत पवार अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये पहली बात नहीं है, 5 जुलाई को भी अजीत पवार ने अच्छे से स्पष्ट तौर पे कहा था कि उन्होंने बंटवारा किया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। यानी इसका मतलब है कि जब बंटवारा हुआ है, यानी जब उन्होंने एनसीपी को तोड़ा था, तो उन्हें केवल उप मुख्यमंत्री पद की कहानी नहीं मिली थी, वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद तक की उन्हें संभावनाएं दिखाई गई थी। ये तो है अमोल मिटकरी का बयान। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां हैं इस समय, क्योंकि महाराष्ट्र में आप अगर देखें तो हर तरफ भारी जो है कि प्राकृतिक आपदा अभी चल रही है। इस समय पूरा महाराष्ट्र पानी में डूबा पड़ा हुआ है इस समय, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को राहत कार्य में जमकर लगा होना चाहिए था। अभी हम लोग देख रहे थे जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, तमाम बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करने में लगे हुए थे। लेकिन अभी महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति आई हुई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सपरिवार
प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री जी से मीटिंग कर रहे हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये कहीं विदाई की मीटिंग तो नहीं थी, क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग होती, एक तरह से क्राइसिस वाली मीटिंग होती, जब वो महाराष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा के लिए मदद मांगते, तो वो कोई पारिवारिक मीटिंग में भाग नहीं ले रहे होते। तो अचानक से जिस तरह से दिल्ली उन्हें आनन फानन में बुलाया गया है, उसके बड़े राजनीतिक संकेत, और इस पूरे उथल पुथल जो महाराष्ट्र में उठापटक चल रहा है, वो है गणित का, कि जो गणित है वहाँ पे इंडिया, महाराष्ट्र में इंडिया जो है वो भारी पड़ रहा है एनडीए के ऊपर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, जो पुराना गठबंधन का नाम है महाविकास अघाड़ी, वो कहीं न कहीं भारी है। तमाम तोड़फोड़, तमाम घटनाओं के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी के जन समर्थन में कमी नहीं आ रही है। और अगर मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितना ज़्यादा ही प्रयोग किया गया अमित शाह के द्वारा, जी हाँ, चाणक्य अमित शाह ने महाराष्ट्र में जितना ज़्यादा बीजेपी की ताकत को, एनडीए की ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया, उन्हें उनका रिवर्स मिला। आप सोच के देखिए, महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी है जिसकी अभी, अगर वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी कोई है, अगर 105 विधायकों वाली पार्टी, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एकनाथ शिंदे भी जब आए तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अजित पवार भी आए, जब संख्या बल अच्छा खासा हो चुका था, तो भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि देवेंद्र फडणवीस से वित्त मंत्रालय जैसे तरीके महत्वपूर्ण भाग छीनकर उनकी स्थिति को और कमजोर बनाया गया। तो प्रयोग विफल हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे का प्रयोग विफल रहा, अजित पवार का प्रयोग विफल रहा। सर्वे बता रहे हैं, ये तो कुछ वो सर्वे हैं, बीजेपी खुद अपना भी सर्वे कराती है। तो इसलिए जमीनी, भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्टता मैं जरूर कहूँगा कि इलेक्शंस में जो जमीन पे जो वास्तविक जमीनी स्थिति चल रही होती है, उसे उन्हें काफ़ी पता होता है। अमित शाह जी को पता है कि उनके तमाम दांव वहाँ पे उल्टे पड़ रहे हैं। जब दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही थी, तब महाराष्ट्र में एक नई सी तस्वीर बनाने की प्रयास हो रही थी। बार बार अजित पवार के विधायक उनके घर चले जा रहे थे सॉरी मित्रों, जब बंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, तब बार बार अजित पवार के विधायक शरद पवार के घर पहुंच जा रहे थे। एक तरह से परसेप्शन बनाने का कोशिश किया जा रहा था कि जैसे उन्हें शरद पवार का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन शरद पवार ने बिल्कुल ही अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया और वो विपक्षी गठबंधन के बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। तो महाराष्ट्र की सियासी उथापथल में आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं उस उठापटक में कि वो संख्या बल नहीं आ पा रही है। बीजेपी 105 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख पा रही है, वो नहीं बना पा रही है। अभी भी अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे हटेंगे तो फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। चर्चा ये कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर हटते हैं तो फिर अगले मुख्यमंत्री अजित पवार बनेंगे। सबसे बड़ी पार्टी इसका ने जो है कि अपने तरफ से जो निर्णय लिए, वो निर्णय उन्हें नुकसान पहुंचा। इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति को समझ नहीं पाई। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे को परेशान किया, उनके पार्टी को तोड़ा, उसने महाराष्ट्र में संकेत दिए कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के क्षेत्रीय पार्टी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही। तोड़ दिया गया। आप अगर केवल पार्टी को तोड़ते तब भी ज़्यादा दुखद चीज़ नहीं थी। उनके सिंबल तक को नहीं दिया गया, उनके नाम तक के लिए नहीं दिया गया। हम लोगों ने देखा कि अभी जब इसी प्रकार की घटना अजीत पवार के प्रकरण में हुई, ऑफिस में ताला, एनसीपी के ऑफिस में जो है कि ताला लेके जो है कि ताला तोड़ा जा रहा था, हथौड़े से ताला तोड़कर जो है कि उनके समर्थक घुस जा रहे थे। इससे यह संकेत गया महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र के क्षेत्रीय अस्मिता के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में है, काफ़ी ज़्यादा प्रचंड बहुमत में है, वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। यही कारण है कि जो प्रयास वोट बढ़ाने के लिए किए गए थे मित्रों, उनसे वोट और घटते चले जा रहे हैं। और महाविकास अघाड़ी जो कि अब इंडिया का हिस्सा है, उसकी स्थिति मजबूत होती चली जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नए दाव चल रही है। देखिए, कुछ लोग तो ये भी चीज़ कह रहे हैं कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भले ही दिल्ली में जो है कि पारिवारिक बैठक के लिए ना आए हों, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कराना चाह रहे हों। क्योंकि देखिए, दल बदल के जो तमाम प्रावधान है उसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि आप अपना
आज के समय में 2/3 बहुमत भी अगर आपके पास हो जाए तो आप अपना सेपरेट दल नहीं बना सकते, आपको किसी बड़े दल में आपको अपना विलय कराना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी भी रणनीति है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय करा लेंगे? तकनीकी तौर पे अगर वो विलय करा लेते हैं तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। तकनीकी तौर पे टेक्निकल समस्याओं का, एंटी डिफेक्शन लॉ के समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? अगर वो विलय करा लेते हैं तो फिर वो शिवसेना के समर्थकों के साथ अपील कैसे करेंगे? अभी तक बीजेपी की जो पूरी रणनीति रही, असली शिवसेना बनाम नकली शिवसेना। उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नकली है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली है, जिस कारण से कि कुछ वोट शिवसेना के टूट के आ जाए। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा बीजेपी में मिल जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहने का या फिर वहाँ पे असली नकली का घालमेल बनाने की कोई स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि अमित शाह, जो कि चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वो एकनाथ शिंदे समूह का भारतीय जनता पार्टी में विलय करा दें। तकनीकी तौर पे ये संभव है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। इसलिए विलय की संभावनाओं से इनकार नहीं है, लेकिन यह उनके हितों को पूरा नहीं करता। लेकिन फिर से अब आता हूँ मैं अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार। जो बीजेपी ने सोचा कि एक काफ़ी तेज तरार नेता हैं अजीत पवार और महत्वाकांक्षी नेता हैं शरद पवार के नीचे अधीन, क्यों ना उनको हम आगे बढ़ा के वोट काट लें। वहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी शरद पवार भारी वर्षा के बीच में चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए, वही एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ शरद पवार फिर से मैदान में डटे हुए हैं। काफ़ी कुछ कहा गया था अजीत पवार की तरफ से शरद पवार की उम्र को लेकर कि अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शरद पवार ने जो डट कर जो जवाब दिया और जो उनके कृत्य दिख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि मैं अभी 83 वर्ष का हूँ, लेकिन 93 वर्ष तक यानी अभी अगले 10 वर्षों तक राजनीति में डंके के चोट पर बना रहूँगा। और उन्होंने कह दिया शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, शेर अभी मैदान में डटा हुआ है। और जनता जिस तरह से उन्हें प्यार कर रही है, उन्हें जिस तरह से महाराष्ट्र के हर हिस्से में भारी जन समर्थन मिल रहा है उन्हें, उससे तो यही स्थिति है कि जैसे एकनाथ शिंदे का दाव उल्टा पड़ गया, उसी तरह से अजीत पवार का दाव अब तक उल्टा पड़ा है। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर क्या इस दाव को सीधा कर लिया जाएगा? यह बीजेपी की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन महाविकास अघाड़ी, जो पूरा का पूरा गठबंधन है, जो अब इंडिया कहलाता है, उसके पास जन समर्थन इस पूरे गठबंधन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तभी तमाम लोग कह रहे हैं, और खुद मैं भी आकलन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे कम सीट लाएगी। क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी वो 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी वहाँ पे डबल डिजिट के लिए संघर्ष कर रही है। और अगर 41 से वो संख्या इस रूप में आती है, इतने बड़े संख्या को वो कहाँ मेकअप करेगी, यह चिंता बीजेपी के लिए लगी हुई है। इसलिए बीजेपी नित नए महाराष्ट्र में प्रयोग करती चली जा रही है और जितना प्रयोग कर रही है उतना ही उसे निगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।